ज्ञानभी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको दाब के बारे में बताएंगे कि दाब की परिभाषा क्या होती है एवं पास्कल के नियम क्या हैं और उनके अनुसार कुछ उदाहरणों को समझाने का प्रयास करेंगे और दाब के मात्रक कौन कौन से होते हैं और कुछ आंकिक प्रश्नों के द्वारा भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। द्रव में दाब किस प्रकार से क्रिएट होता है और दाब की उपयोगिता क्या क्या होती है। तो ऐसे रोचक जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे समय समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। वीडियो को देखते समय उसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों में से शेयर कर दें। आपके जो भी विचार होते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो देर न करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको दाब के बारे में बताएंगे कि दाब की परिभाषा क्या है और दाब के मात्रक कौन कौन से होते हैं और पास्कल के नियम क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जो है जानने का प्रयास करते हैं कि दाब है क्या। तो देखिए, दाब को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को बल और क्षेत्रफल के बारे में जानकारी हासिल करनी होगी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बल और क्षेत्रफल के अनुपात को दाब कहते हैं। अगर हम दूसरी परिभाषा देखें, दूसरी परिभाषा की तरफ की दाब का क्या दूसरी परिभाषा हो सकती है, तो यहाँ पर आप समझना है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अगर यहाँ पर हम क्या देखें, बल देखें और उसके बाद क्षेत्रफल देखें तो इनके अनुपात को नाम दिया गया है दाब। अगर दूसरी परिभाषा की बात करें तो दूसरी परिभाषा यहाँ पर बताई गई है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अब हम लोग जो है करते क्या हैं कि अगर कुछ उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि दाब कहाँ कहाँ कैसे क्रिएट हो सकता है। तो देखिए, एक उदाहरण में आपको बताया गया है कि एक पिन का नुकीला सिरा कागज में छेद कर सकता है। तो एक उदाहरण के द्वारा हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को यहाँ पर दाब कहते हैं। दाब के बारे में और भी जानकारी अगर जानना है तो जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती है, यानी जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तब वे एक दूसरे पर दाब डाल देती हैं। यानी दो वस्तुएं एक दूसरे पे संपर्क में आएगी तो एक दूसरे पे क्या करेगी, दाब डालेगी। तो बल का जो प्रभाव होता है उनके बीच के संपर्क के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यानी दो वस्तुओं के बीच में जो संपर्क होगा और उस संपर्क में क्या होगा, बल का प्रभाव होगा। जब बल का प्रभाव होगा तो उनके बीच में क्षेत्रफल पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। तो अगर हम इस सूत्र की बात करें कि दाब बराबर होता क्या है, तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल एक सूत्र यहाँ पर जो है क्रिएट हो गया। तो आइए हम कुछ और उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि दाब कहाँ पर क्रिएट हो सकता है। तो देखिए, एक दूसरा उदाहरण है कि चाकू, कुल्हाड़ी, ब्लेड, छेनी आदि काटने वाले उपकरणों के किनारे तिरछे होते हैं। ये उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। और मोटे सिरे वाली कील को लकड़ी में जकड़ना अधिक कठिन होता है। यहाँ पर जो है इन उदाहरणों के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि जो मोटे सिरे वाली जो कील होती है और कील को लकड़ी में जकड़ना अधिक कठिन होता है तथा इसमें बहुत अधिक बल लगाने पर भी कम दाब पड़ता है। आगे उदाहरण देखते हैं कि बसों और ट्रकों, देखिए बसों और ट्रकों के चौड़े टायर पीछे होते हैं और दाब को कम करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने दाब को कुछ उदाहरण के द्वारा समझा। अच्छा, दाब के सूत्र की बात करें तो एक बार फिर बताते हैं, दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल होते हैं। अब हम बात करते हैं दाब के मात्रक, और मात्रक से पहले हम आपको बताते हैं कि पास्कल का नियम क्या है और पास्कल है कौन। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग चलते हैं पास्कल के नियम के बाद। देखिए, पास्कल एक वैज्ञानिक है जिन्होंने दाब से संबंधित कुछ नियम दिए हैं। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करिए कि पास्कल का नियम क्या है। तो देखिए, पास्कल ने हमें ये बताया है कि द्रव का कोई दृढ़ आकार नहीं होता। पास्कल ने क्या बताया कि द्रव का कोई दृढ़ आकार नहीं होता, उसका मूलभूत गुण है कि उसका दाब बराबर भागों में सभी दिशाओं में बटा रहता है। यानी पास्कल के नियमानुसार हम ये कह सकते हैं
कि द्रव का कोई दृढ़ आकार नहीं होता, उसका मूलभूत गुण है कि उसका दाब बराबर भागों में सभी दिशाओं में बटा रहता है। इसी गुण को ध्यान रखिएगा, इसी गुण को सर्वप्रथम पास्कल द्वारा प्रतिपादित किया गया। यानी जो यह गुण देखा गया और यही गुण द्रव में जब देखा गया तो पास्कल द्वारा प्रतिपादित किया गया, और इसलिए इसे पास्कल का नियम भी हम कह सकते हैं। अब पास्कल के नियम के अनुसार अगर हम लोग जाने कि पास्कल के नियम के अनुसार द्रव में किस प्रकार का दाब क्रिएट होता है, तो देखिएगा कि यदि द्रव के किसी भाग पर कुछ दाब लगाया जाता है, यानी पास्कल के नियमानुसार यदि द्रव के किसी भाग पर कुछ दाब लगाया जाता है तो पूरे द्रव पर, ध्यान दीजिएगा, पूरे द्रव पर बराबर और समान दाब पहुंचता है। ये बताए थे पास्कल महान वैज्ञानिक ने। एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि पास्कल ने क्या बताया या पास्कल के क्या नियम के अनुसार द्रवों पर दाब हो सकता है। तो देखिए, पास्कल के नियमानुसार यदि किसी द्रव के किसी भाग पर कुछ दाब लगाया जाता है तो पूरे द्रव पर बराबर और समान दाब पहुंचता है। तो ये तो हुआ कि द्रवों पर दाब किस प्रकार से उत्पन्न होता है, ये पास्कल के नियमानुसार और पास्कल के नियम के अनुसार, ये हम लोग देख लें। अब हम लोग देखेंगे कि दाब का मात्रक क्या है। देखिए, दाब का मात्रक जानने के लिए यहाँ पे एक सूत्र बताया गया है। सूत्र है आपका दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो अब हम लोग जो है दाब का मात्रक निकाल सकते हैं। तो देखिए, दाब के मात्रक को जानने के लिए हम लोग जो है सबसे पहले क्या देखेंगे कि एसआई मात्रक में दाब को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर करते हैं। देखिए, एसआई क्या है, तो एसआई जो होता है एक इंटरनेशनल सिस्टम है, और इंटरनेशनल सिस्टम में दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बताया गया है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम लोग कैसे इसको निकालेंगे, तो यहाँ पर आपको पता है कि बल का मात्रक न्यूटन होता है, यानी यहाँ पर जानना है कि बल का जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। और उसके बाद जो होता है क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर होता है, यानी क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर होता है। तो अगर यहाँ दाब का मात्रक निकाला जाए तो सूत्र के अकॉर्डिंग देखा जाए कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, यानी आप देख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसे ही 1 पास्कल कहा जाता है। यानी 1 पास्कल बराबर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप कह सकते हैं। कुछ नोट में हम लोग ये देखने का प्रयास करते हैं कि अगर हम ऊंचाई के बढ़ने के साथ, यानी जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो बढ़ने के साथ साथ दाब क्या है, घटता है। तो पर्वतारोही जो होते हैं अगर ऊंचाई की चढ़ते हैं तो कभी कभी होता है कि उनकी नाक से ब्लड निकलने लगता है। तो कारण यही होता है कि ऊंचाई पर चढ़ने पर दाब जब घटेगा, लेकिन हमारे नाकों के अंदर जो नलिकाएं होती हैं वो नलिकाओं का दाब क्या होता है, बढ़ जाता है, जिनके कारण जो होती है नलिकाएं फट जाती हैं। अब उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि जब समुद्र की गहराई में जाते हैं, यानी अभी तो हमने बताया कि जब हम पर्वतों की चढ़ाई कर रहे थे, अगर हम समुद्र की गहराई में जाते हैं तो दाब जो होता है बढ़ जाता है। यानी समुद्र गहराई में जाते हैं तो दाब बढ़ जाता है, और उसके लिए जो गोताखोर होते हैं विशेष प्रकार के कपड़े पहन लेते हैं। तो आगे देखेंगे आप कि वायुमंडलीय दाब लगभग 100 किलो पास्कल है। यहाँ पर याद रखना है कि वायुमंडलीय दाब जो होता है 100 किलो पास्कल है। अब आगे हम लोग जो है कुछ उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लगाते हैं। अब एक न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर दिया गया है। देखिए, न्यूमेरिकल में बताया गया है कि यदि एक 60 किलोग्राम वजन का लड़का छत पर अपने पैरों पर खड़ा है तो लगाए गए दाब की हमें गणना करना है। दोनों जूतों के संपर्क का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर है। तो अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 10 न्यूटन। एक बार फिर हम आपको जो है इस न्यूमेरिकल को पढ़कर बताते हैं कि यदि एक 60 किलोग्राम वजन का लड़का छत पर अपने पैरों पर खड़ा है तो लगाए गए दाब की हमें क्या करना है, गणना करना है। अच्छा, यदि उसके जूतों के संपर्क का क्षेत्रफल
12 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमें ये मानना पड़ेगा कि 1 किलोग्राम भार बराबर 10 न्यूटन। तो अब इस न्यूमेरिकल को हमको लगाना है कि दाब की यहाँ पर गणना करना है। तो देखिए दाब को गणना करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे कि लगाया गया बल, देखिए लगाया गया बल बराबर होता है लड़के का वजन यानी भार। यानी जो लड़का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लड़का है लड़के का भार, यानी लगाया गया बल बराबर लड़के का भार, यहाँ पर देख सकते हैं। अब लड़के का भार कितना है, तो लड़के का भार है 60 केजी, यानी 60 केजी जो है भार है। अगर हम इसको मान लेते हैं कि 1 किलोग्राम भार बराबर 10 न्यूटन, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 60 गुणे 10 बराबर 600 न्यूटन। तो अब यहाँ पर बल हमें मालूम हो गया कि बल बराबर 600 न्यूटन हो गया। अब उसके बाद हम लगाएंगे कि जो दोनों जूतों के संपर्क का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल निकाल लें तो यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब यहाँ पर जो है लिख लेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्या है, 12 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अगर गुणा करके देखें तो 25 दूना 50 और 25 से कम 25 5 30। अब यहाँ पर क्षेत्रफल हो गया, यानी जूतों के संपर्क का क्षेत्रफल होगा कितना, 300 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए 300 वर्ग सेंटीमीटर ये क्षेत्रफल हो गया। अब हम लोग बल भी निकाल लिए कि बल कितना है। ये बल या कह सकते हैं जो लड़का है उसका भार 600 न्यूटन हो गया और उसके दोनों पैरों का या दोनों जूतों का क्षेत्रफल हो गया यहाँ पर 300 वर्ग सेंटीमीटर। अगर हम इसे निकाल लेते हैं वर्ग मीटर में मान लें, तो वर्ग मीटर में मानने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 3 गुणे 10 के घाते -2 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर लिख लेंगे, अगर इसको वर्ग मीटर में हमको करना है कि वर्ग मीटर में कितना होगा, तो कितना होगा 3 गुणे 10 घाते -2 मीटर स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर को हमको जो होता है मीटर में चेंज कर लेना है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि दाब, अब दाब की गणना करना है। तो दाब बराबर होगा क्या, बल बटे क्षेत्रफल। तो दाब बराबर हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल, यानी बल कितना है, तो बल यहाँ पर दिखा है 600 न्यूटन और बटे हो जाएगा 3 गुणे 10 घाते -2, यानी ये क्या है, क्षेत्रफल है और ऊपर हो गया बल हो गया। अब बल यहाँ पर हमने 600 न्यूटन तो लिखा ही है और क्षेत्रफल जो है 3 गुणे 10 घाते -2 लिखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब हमारा कितना हो जाएगा, 3 से 6 को काटते हैं तो 3 दूना के 6, यानी 200 बटे हो जाएगा 10 घाते -2। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कितना हो सकता है। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 2 गुणे 10 घाते 4। क्यों, क्योंकि देखिए अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे आप तो ये हो जाएगा कितना, 2 गुणे 10 घाते 2, ठीक, यानी 2 गुणे 10 घाते 2 हो जाएगा। और यहाँ पर जो बटे में 10 का पावर -2 है, तो 10 का पावर -2 जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाता है। तो 2 ये कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि दाब कितना आ गया, 2 गुणे 10 घाते 4, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन, फिर उसके बाद जो है मीटर स्क्वायर ये लिख सकते हैं। यानी दाब बराबर कितना दाब क्रिएट होगा, तो 2 गुणे 10 घाते 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एक न्यूमेरिकल के द्वारा भी आप इसे समझ लिए। अब बता रहे हैं हम आपको कि द्रव में दाब, यानी द्रव में दाब कैसे क्रिएट होता है। तो हम लोग को मालूम है कि द्रव का कोई निश्चित आकार तो होता ही नहीं, यानी द्रव में
या कह सकते हैं कि द्रव का कोई निश्चित आकार होता नहीं है। जब कोई निश्चित आकार नहीं होता है तो द्रव के भाग का जो क्षेत्रफल होता है बर्तन के आकार में परिवर्तित होता है। यानी द्रव के भाग का जो क्षेत्रफल होगा वह बर्तन के आकार में परिवर्तित होगा। तो जब बर्तन के आकार में परिवर्तित होगा तो जो द्रव है यानी द्रव द्वारा लगाया गया दाब क्या होता है, बढ़ता है। और जब हम गहराई में जाते हैं, एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं कि द्रव में दाब कैसे क्रिएट होगा। तो देखिए द्रव में दाब क्रिएट होने का कारण क्या है कि द्रव का तो कोई निश्चित आकार है नहीं, और द्रव का जब कोई निश्चित आकार है नहीं तो द्रव के भाग के क्षेत्रफल बर्तन के आकार में परिवर्तन कर देंगे। अब बर्तन के आकार में जब परिवर्तन कर देंगे तो द्रव क्या करेगा, द्रव द्वारा लगाया गया जो दाब होता है वह बढ़ेगा जब हम गहराई में जाते हैं। तो अभी मैंने आपको द्रव में दाब कैसे क्रिएट होता है इनके बारे में। अब हम आपको बताएंगे कि द्रव की उपयोगिता क्या है, यानी द्रव कहाँ कहाँ उपयोगी होते हैं, या आप समझेंगे कि दाब की उपयोगिता क्या है। सॉरी, यहाँ पर द्रव जो हमने बोला यानी दाब के कहाँ कहाँ उपयोग बताए गए हैं। तो देखिए दाब की उपयोग अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले होगा कि किसी वस्तु पर दाब जो होता है परिवर्तित हो सकता है। यानी किसी वस्तु पर अगर दाब लगती है तो वह कैसा है, परिवर्तित हो सकता है। उसके अलावा हम देखेंगे कि अगर क्षेत्रफल में वृद्धि होगा तो दाब में कमी कर देती है। अगर देखा जाए कि क्षेत्रफल में वृद्धि होगा तो दाब में कमी होगा, अगर क्षेत्रफल में कमी होगा तो दाब में वृद्धि होगा। इन्हीं के द्वारा यहाँ पर कुछ उपयोगिता आप देखिएगा कि पिन में देखिए, पिन का जो नुकीला बिंदु होता है इसीलिए आसानी से वह दीवालों में यानी उसे गाड़ा जा सकता है। उसके बाद चाकू का जो बिंदु अच्छा है, चाकू कैसा होता है, बिल्कुल पतला है जिस पर आसानी से अधिक दाब लगता है और आसानी से किसी वस्तु को वो काट सकता है। उसके बाद आप देखेंगे कि बसों में चौड़े पहियों का प्रयोग किया जाता है। अब जब चौड़े मतलब बसों में जब चौड़े पहियों का प्रयोग किया जाता है तो जिसके द्वारा बस के जो पहिए होते हैं अधिक दाब नहीं लगाते, यानी कम दाब लगता है, जिसके कारण आसानी से बस ट्रक जो है चले जा सकते हैं। तो अभी मैंने आपको दाब के बारे में बताया कि दाब की परिभाषा क्या है, और दाब की परिभाषा के बाद आपने उसके सूत्र के बारे में देखा कि इनका सूत्र क्या है, और उदाहरण के द्वारा भी आप समझने का प्रयास किए। उसके बाद हमने आपको पास्कल के नियम क्या है इसके बारे में बता दिया, और दाब का मात्रक कौन है या एसआई पद्धति में कि दाब का मात्रक कौन है उनके बारे में बताया, और कुछ विशेष में भी हम आपको बताने का प्रयास करिए, और एक न्यूमेरिकल के द्वारा भी हम आपको समझा दिए कि कैसे दाब की गणना की जाती है, दाब को निकाला कैसे जा सकता है, और उसके बाद जो द्रव में दाब की क्या उपयोगिता हो सकती है, और उसके बाद दाब की क्या उपयोगिता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप सभी को धन्यवाद।